बताया मैं नंदीग्राम में हूँ और नंदीग्राम में भी इस समय सीपीएम के दफ्तर पर हूँ और आपको बताएं कि सीपीएम ने कुछ जो युवा चेहरे उतारे हैं या कहें युवा ब्रिगेड जो सीपीएम की आई है उसमें एक चर्चित चेहरा भी और है, वो मीनाक्षी मुखर्जी उसका नाम है। और आपको बताएं इस समय नंदीग्राम से जो ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी दो प्रत्याशी उसमें तीसरा कोण जो है मीनाक्षी मुखर्जी बना रही हैं। इस समय मीनाक्षी मुखर्जी खुद मेरे पास हैं, वो इस समय डीवाईएफआई की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मीनाक्षी जी, क्या माना जाए, दो चेहरे बड़े चेहरे आपके इलाके में हैं, आप कहाँ खड़ी हैं इन दोनों के बीच? जनता के बीच खड़े हैं, दो बड़े चेहरे हैं लेकिन जनता के साथ नहीं। 10 सालों में जनता के पास ना तो गए हैं, 10 सालों में ना तो जनता को मतदान करने दिए हैं। वोट का छापामारी हुआ है, वोट का लूट हुआ है। तो जो लोग जमहूरियत का अधिकार, जो लोग मतदान का अधिकार लूटते हैं, वो लोग कैसे हैवीवेट हो सकते हैं? वो लोग कैसे बड़े चेहरे हो सकते हैं? अगर जमहूरियत में, अगर डेमोक्रेसी में, अगर हम लोगों का देश में जहाँ पर संविधान को सबसे बड़ा माना जाता है, वहाँ अगर जो लोग वोट लूट करता है, जो लोग पंचायत में इलेक्शन नहीं होने देता है, अगर उन लोगों को बड़ा चेहरा बोला जाए तो हम लोग समझते हैं कि ये जमहूरियत का, ये डेमोक्रेसी का, ये संविधान का अपमान है। अभी आप जब नंदीग्राम में प्रत्याशी हैं सीपीएम की तरफ से, तो क्या क्या मुद्दे हैं आप जो जनता के बीच ले जा रही हैं और कह रही हैं कि हमको वोट दीजिए? देखिए, सिर्फ नंदीग्राम में नहीं, नंदीग्राम में तो है ही, पूरा पश्चिम बंगाल में आज एक ही मुद्दा है, वो है बेरोजगारी। जोरों शोरों से चल रहा है बेरोजगारी। यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो सरकारी नौकरी का देने का बात था, जो एजुकेशन सेक्टर में है, एसएससी, पीएससी, सीएट, अपर प्राइमरी, सभी जगह घोटाला किया गया है, घूस लिया गया है, वहाँ पर नौकरी नहीं दिया गया है। एग्ज़ाम भी नहीं होता है, एग्ज़ाम अगर होता है तो ठीक तरह से उसका रिजल्ट भी नहीं निकलता है, रिक्रूटमेंट भी नहीं होता है। दूसरी तरफ नया कारखाना एक भी नहीं बना है, पुराना कारखाना जो था वो बंद किया गया है। पश्चिम बंगाल में जो केंद्रीय सरकार का जो भी यूनिट था, जो यूनिट चल रहे थे, वो भी बंद होता जा रहा है, चाहे वो कोयला का खान हो, चाहे वो डिफेंस का कोई चीज़ बनाने के लिए हो, चाहे वो कोई रेल का कोच बनाने का कारखाना हो, इंजन बनाने का कारखाना हो, एक के बाद एक कारखाना पश्चिम बंगाल में बंद किया जा रहा है। तो रोज़गार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में नहीं, यहाँ पर 27 से 50 हज़ार तक नंदीग्राम में जो बेरोजगार है, जो लड़का है, वो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। नंदीग्राम में, पश्चिम बंगाल में आज माइग्रेंट लेबर का संख्या ज़्यादा है, कोरोना के दौर में देखा गया। तो असली मुद्दा है बेरोजगारों का रोजगार। असली मुद्दा है जो किसानों का ज़मीन था, जो फ्रंट ज़मींदारों से, जो ज़मीन का मालिक से छीन कर उन लोगों को दिया गया था, आज वही ज़मीन का अधिकार उन लोगों के पास नहीं, फसल का दाम नहीं है, श्रमिक को लूटा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा बड़ा बात है पश्चिम बंगाल में कि आज आप ठीक तरह से अपना बात को भी नहीं रख सकते। ये जो है, इस जिस ऑफिस में आप लोग बात कर रहे हैं, 2007 के घटना के बाद 2 बार इस ऑफिस को जलाया गया है, 2 बार। 2008 का पंचायत इलेक्शन फिर भी हम लोग यहीं से ही कंडक्ट किए थे। 2008 के बाद फिर से यहाँ पर अटक हुआ था। 2010 में जो उप निर्वाचन हुआ था, इलेक्शन हुआ था, वो बाई इलेक्शन में फिर से यहाँ से खोलकर किया गया था। 2010 के बाद 2019 तक ये ऑफिस को खोलने नहीं दिया गया था, जलाया गया था, तोड़फोड़ किया गया था, हम लोगों को, कॉमरेडों को पीटा गया था। लेकिन उसके बाद भी 2019 में यहाँ पर फिर से ये पार्टी ऑफिस में खोला गया है। 2021 में यही पार्टी ऑफिस से हम लोग इलेक्शन का परिचालना करें। इसी तरह से आप समझ सकेंगे कि नंदीग्राम में किस तरह से वो लोग संतरास, किस तरह से वो लोग टेरर, किस तरह से वो लोग जमहूरियत का, लोगों को बात करने का, अपना पसंद का पॉलिटिक्स करने के लिए वो लोग हम लोगों को डराया, धमकाया, मारा, पीटा और पूरा नंदीग्राम में टेरर फैलाया। अब देखिए, दो बातें आप कह रही हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शायद आप बेरोजगारी के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बता रही हैं, तो सीपीएम का अपना मॉडल क्या है रोजगार देने का? कैसे देंगी रोजगार कैसे पैदा करेंगी? एक सवाल हुआ है। और दूसरा, 2007 में जो घटना हुई यहाँ जमीन अधिग्रहण के दौरान, जिस तरह का विरोध हुआ, उसमें ममता बनर्जी ने अपने तरीके से उसका इस्तेमाल किया और सत्ता में आई, तो आप उसको कैसे चेक करेंगी? क्योंकि लोग तो हैं ही नहीं आपके साथ, या ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, उसका मॉडल क्या है आपके पास? देखिए, पहला तो बात है कि 2007 में जो घटना घटा था, ये तो हर कोई जानता है, पूरा देश, पूरा दुनिया जानती है। लेकिन 2007 में इतना घटना घटने के बाद भी बाएं महाराज का सरकार 2008 में पंचायत इलेक्शन में फेयर इलेक्शन करवाया था।
इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए एक भी हथकंडा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, किया भी नहीं चाहिए। इसीलिए 2008 में पंचायत इलेक्शन में यहाँ पर वामों का बाएं मार्च का जो समर्थन था वो घटता गया था। 2011 में सरकार बदल गया था, लेकिन 2013 में क्यों इलेक्शन नहीं होने दिया? 2018 में क्यों नहीं इलेक्शन होने दिया? क्यों वोट को लूटा जाता है? ठीक है, उस समय नंदीग्राम का जनता कारखाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद जेलिंगम का कारखाना, सामुखोली में दूसरा जो डॉक है उस डॉक को बनाया जाने का बात है। यहाँ पर जो रेल लाइन बैठाने का बात था, उसके बाद पर उसी हिसाब से तो यहाँ का जनता तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया था। उसके लिए क्या हुआ? हाँ, रोड मैप है हम लोगों के पास, संयुक्त मोर्चा के पास रोड मैप है। पिछले 34 सालों में हर साल 7,000 से लेकर 20-22 हज़ार तक हर साल यहाँ पर नौकरी होता था। लास्ट 10 ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ है। एसएससी पीएससी टेट में कारखाना छोटा और मछली कारखाना बहुत सारा बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद ये जो कारखानाएँ थे छोटा और मछली, ये कारखाना सब बंद होता जा रहा है। ईंट भट्टा से लेकर टाली भट्टा हर कोई बंद होता जा रहा है। तो अगर बंद होगा तो कारखाना नहीं होगा, लेकिन हम लोग कारखाना खोले थे। आप लोग विप्रो का नाम सुने होंगे, इन्फोसिस का, राजा रट का, न्यू टाउन का, हल्दिया का, बकरेश्वर का, यहाँ पर जितना भी कारखाना है वहाँ पर रोजगार हुआ था। ऐसे ही रोड मैप है हम लोगों के पास, हम लोग कारखाना बनाएंगे। 2 स्थानीय मुद्दों पर मैं बात करूंगा, उसके बाद 1-2 सवाल स्टेट लेवल का पूछूंगा। अभी जो 2007 में ज़मीनें लोगों की गई थी और फिर वापस हुई, लोगों का कहना है कि उन ज़मीनों पर कुछ पैदा नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता है, और क्या फिर से अपना मन दूसरा कुछ बनाए हैं? ऐसे भी कुछ संकेत मिले हैं क्या कि वो कारखाने के पक्ष में अब हैं? नंदीग्राम का जनता उस समय चाहे थे कि यहाँ पर कारखाना ना हो जी। सरकार बोली थी कि अगर जनता नहीं चाह रही है तो कारखाना नहीं बनेगा। सरकार अपना स्टेप पीछे लिया था। आज नंदीग्राम का जनता, आज नंदीग्राम का बेरोजगार नौजवान, वो लोग नौकरी चाहते हैं, और नौकरी पाने के लिए कारखाना बनाना होगा। अगर नंदीग्राम चाहेगा तो कारखाना होगा। तो ज़मीन देने के लिए तैयार हैं आप? क्या ऐसा भी है कुछ? बातचीत होगा। बातचीत होगा। अच्छा। ज़मीन का मालिक से, किसानों से बातचीत होगा। बातचीत के दौरान किया जाएगा। ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। तब भी जब किसानों के साथ बातचीत किया गया था, बोला था कि हाँ कारखाना कीजिए। कारखाना बनाने के लिए 2 कदम आगे गए थे। उसके बाद नंदीग्राम का जनता बोले कि नहीं होगा कारखाना, तो 10 स्टेप पीछे जाना पड़ा सरकार को, पार्टी को। अभी मैं चौराहे पर यहाँ था, देख रहा था, तो उसमें तिकोना जो सनातनी झंडा है हिंदुओं का होता है वो लगा हुआ है, और बताया गया कल ही लगा है। इसके पहले योगी की यहाँ सभा हुई थी, योगी आदित्यनाथ की। तो क्या कोई कम्युनल पोलराइजेशन कराने की कोशिश है बीजेपी की? ऐसा कुछ है यहाँ? देखिए, जब बेरोजगारों की सवालों पर जवाब नहीं है, जब वोट लूट का सवालों पर उन लोगों का कुछ जवाब नहीं है, जब प्रवासी मजदूर को लेकर कोई जवाब नहीं है, जब यहाँ का ज़मीनों का दाम, ज़मीनों का हक, फसलों का दाम के लिए जब जवाब नहीं है, तब पोलराइजेशन करने में वो लोग बाध्य है। उन लोगों का यही सिलेबस है, वो लोग यहीं पढ़कर आते हैं, तो जो पढ़कर आए हैं वही आंसर दोहरा रहे हैं। लेकिन दिक्कत तलब बात है, लेकिन वो सफल हो रहे हैं ऐसा भी दिख रहा है ना। सबसे जो कईयत मुश्किल जो बात हो ये, अगर पंचायत में जाएंगे तो अगर आप किसी भी घर से आप अगर पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो वो पहला जवाब आपको देगा कि हमको नौकरी चाहिए। क्या वो एजेंडा बन रहा है नंदीग्राम में? हाँ, बन रहा है एजेंडा। उस एजेंडा से शिफ्ट करवाने के लिए ये लोगों का पैसा, ये लोगों का जो मनी पावर, मसल पावर है, वो लोग वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोगों का यही पावर है कि जनता से बात करो, जनता क्या चाहते हैं। एमए पास किया हुआ लड़का, ग्रेजुएशन की हुई लड़की, बीएड किया हुआ लड़का, बीएड की हुई लड़की, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी इतने ज़ोर शोर से चुनाव लड़ रही है, और देखा रहा है एक ज़मीनी पैठ भी इसकी बनी है। तो इसको किस रूप में देखा जाए? इसका श्रेय और धन्यवाद तो तृणमूल कांग्रेस को जाएगा कि उन लोग बहुत ही सफलता के साथ बीजेपी को पश्चिम बंगाल में लाए हैं और उसको बड़ा सा घर देकर वहाँ पर उन लोगों को बैठाया है। और जहाँ उस घर में रहने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो इन लोगों का 276 कैंडिडेट में 147 कैंडिडेट तृणमूल से भेजा गए हैं। नंदीग्राम में जो है वो भी तृणमूल से गए हैं, भेजे हैं। ये तो अपना आने वाला कल फ्यूचर बोलेगा ये क्या हुआ था।
लेकिन इसका पूरा श्रेय तृणमूल को जाता है कि वो लोग बीजेपी को पश्चिम बंगाल के मिट्टी पर इन लोगों को बड़ा सड़ा सा जगह दिए हैं। लेकिन अगर हम पूछें आपसे तो यहाँ जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें सीपीएम या मोर्चा अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं? जनता के बीच खड़ा पाते हैं, बेरोजगारों के सवालों पर खड़ा पाते हैं, वोट लूट के खिलाफ खड़ा पाते हैं। जितना भी पंचायत में हम लोग 17 पंचायत में पैदल चले हैं, वहाँ पर आदमियों का, औरत का, जनता का रोना, चीखना, गुस्से से उबरना ये हम लोग देखे हैं। अम्फान का जो यहाँ तूफान गया है, घर पूरा तहस नहस हुआ है। तृणमूल का पार्टी यहाँ पर पैसा नहीं दिया है, सरकार देखने नहीं गया है। तृणमूल से जो लोग बीजेपी में शिफ्ट हुआ है वो पहले तृणमूल पर रहते थे और पैसा लूटे, उसके बाद बीजेपी में चल गए हैं कि अभी पैसा को शिफ्ट बनाना है। लेकिन अगर पंचायत में जाएंगे, बीच का जो रास्ता है, सड़क है, उस सड़क के दो तरफ में नंदीग्राम नहीं है। पंचायत में जाएंगे, एकदम ख़राब रास्ता है, मिट्टी का रास्ता है, उस रास्ते के दोनों तरफ नंदीग्राम पड़ा हुआ है। उस नंदीग्राम से जाकर पूछिए, ना तो पोलराइजेशन चाहते हैं, ना तो तृणमूल को चाहते हैं, ना तो बीजेपी को चाहते हैं। वो लोग रोजगार को चाहते हैं और रोजगार के मुद्दे पर वो लोग संयुक्त मोर्चा को चाहते हैं। तो क्या माना जाए कि मोर्चा सत्ता में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कितनी सीटें आप देंगी? इलेक्शन कमीशन अगर अपना जो दायित्व है, अगर अपना जो कर्तव्य है वो अगर ठीक तरह से पालन करे तो सरकार बनाने के लिए जितना सीट है वो सीट संयुक्त मोर्चा को मिलेगा। ये बात इलेक्शन कमीशन और जो सेंट्रल का फोर्स है उस फोर्स को ये तय करना होगा कि आप लोग सिर्फ रोड पर लेफ्ट राइट करेंगे या पंचायत में, गांव में, अंदर में, बूथ में जाएंगे और ईवीएम के पास खड़ा होंगे और ईवीएम तक जाने के लिए पश्चिम बंगाल का नहीं, नंदीग्राम का पंचायत का 17 पंचायत का वोटरों को घर से निकलकर बूथ तक जाने के लिए आप लोग क्या सिक्योरिटी दे सकते हैं। पूरा बात इलेक्शन कमीशन और पुलिस के ऊपर और मीडिया के ऊपर भी खड़ा होता है। इसीलिए आप लोगों से भी हम लोगों का निवेदन है कि पोलराइजेशन पर नहीं, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, आज नंदीग्राम का जो बात है, उसी बात को जनता के सामने। आखिरी 2 सवाल और। कहा जा रहा है कि एक स्ट्रांग परसेप्शन है कि हंग असेंबली हो सकती है, शायद किसी को बहुमत ना मिले, ऐसे में सीपीएम क्या करेगी? देखिए, एक दायित्वपूर्ण एक पार्टी होने के नाते जो किया जाएगा वो तो पार्टी ज़रूर करेगा, लेकिन जो लोग हम लोगों का कॉमरेड को पीटे हैं और जो लोग देश को बेचने के लिए और दंगा फैलाने के लिए यहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों के साथ तो नहीं जाएंगे, ये अपना पार्टी बोल दिया है। लेकिन अब अगर इसी आपके जवाब को आगे बढ़ाते एक सवाल के रूप में तब्दील किया जाए कि आप जिस तरह की टैक्टिकल लाइन है सीपीएम की, उसमें तृणमूल को निशाने पर रखा है, बीजेपी को सेकेंडरी पर रखा है, तो आपको नहीं लगता है कि अगर कहीं ऐसी बात आई जहां की मोर्चा नहीं उतना मजबूत रहा तो आपका वोट एक बार फिर, जैसा कि पिछले चुनाव लोकसभा में दिखा है, शिफ्ट हो सकता है बीजेपी की तरफ? नहीं, पहला अटैक या ज़्यादा अटैक तृणमूल के ऊपर नहीं है। ये दोनों ही जनता के खिलाफ है, दोनों ही पश्चिम बंगाल के खिलाफ है, दोनों ही नंदीग्राम के खिलाफ है, दोनों ही। तो दोनों अगर एक साथ नंदीग्राम के खिलाफ है, पश्चिम बंगाल के खिलाफ है, बेरोजगारों के खिलाफ है, दोनों ही एक साथ एसएससी पीएससी टेटों में घूस लिया है, एग्ज़ाम नहीं लिया है, रोजगार नहीं दिया है, तो ये दोनों हम लोगों के लिए अलग नहीं है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है। एक है जो पूरा राज्य को तहस नहस किया है और एक है जो पूरा देश को तहस नहस कर रहा है। चाहे वो रेल को बेचने के लिए बोलिए, बीएसएनएल को बेचने के लिए बोलिए, जो काला कानून है किसानों के लिए जो लाए हैं उसके लिए बोलिए, डेमोक्रेसी को ये लोग एकदम जो हम लोगों का है डेंजर में फेंक रहा है। सबके लेकर अगर आप बात करें तो तृणमूल और बीजेपी एक साथ खड़ा है जनता के खिलाफ और जनता के साथ हम लोग हैं। ये हम लोगों का कोई टैक्टिकल लाइन नहीं है कि पहले तृणमूल उसके बाद बीजेपी। ये बीजेपी और तृणमूल मिलकर नंदीग्राम में क्या हुआ था, जो तृणमूल का नेता है वहीं आज बीजेपी में जाकर बोले हैं कि तृणमूल का नेता से अगर बचना है तो बीजेपी का नेता का हाथ पकड़िए। इतना दिन वो खुद तृणमूल का नेता थे तो तृणमूल का नेता खराब था, अब बीजेपी में चल गए तो अब बीजेपी का नेता अच्छा बन गए। ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये जो ढकोसला है ये आज जनता समझ गई। आखिरी सवाल, किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, बॉर्डर पे जमे हुए हैं वहाँ किसान, पश्चिम बंगाल भी आए थे और कई सभाएं वो लोग किए हैं, इसका कितना असर देख रही हैं आप चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, इसका असर भी मिलेगा बेरोज़गारी के मुद्दे पर। हम लोग जब यहाँ पर लड़ाई किए हैं, हम लोग 11 फरवरी नवान्न अभियान किए हैं 2021 में, 2019 में 12-13 सितंबर नवान्न अभियान किया है,
2019 की 20 का 28 फरवरी हम लोग दिल्ली का मार्च किए थे, सिर्फ छात्र और युवा DYFI SFI और उसके साथ वामपंथी छात्र युवा नौजवान का जो संगठन है, ये सब हम लोगों का कॉमरेड शहीद हुआ है, पुलिस पीटा है, मारा है, खून किया है। हम लोगों को बहुत सारा साथी वहाँ पर मारपीट किए हुए हैं। तो जैसे हम लोग लड़ाई के लिए, हम लोग रोजगार के लिए, हम लोग देश के राज्य के लिए, नंदीग्राम के लिए लड़ रहे हैं, वो भी पूरा देश के किसानों के साथ लड़ रहे हैं। किसानों में भी, खेती में भी रोजगार का मुद्दा है, वहाँ पर भी रोजगार का मुद्दा है। तो दोनों रोजगार का मुद्दा आज एक जगह पर आए हैं। किसान, श्रमिक और बेरोजगार एक जगह मिलकर पूरा पश्चिम बंगाल को, ये जो काला साया तृणमूल और बीजेपी का है, इससे मुक्त कराने के लिए जनता को साथ में लेकर, डेमोक्रेसी को साथ में लेकर, संविधान को साथ में लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। जनता हम लोगों के साथ है। जनचौक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। तो CPM का युवा ब्रिगेड पूरे उत्साह में है और मीनाक्षी जी का मानना है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, ना सिर्फ मीनाक्षी जीतेंगी बल्कि प्रदेश में मोर्चे की सरकार बनेगी। नंदीग्राम से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।